स्टूडेंट्स आज पाथ ऑब्जेक्ट मेन्यू में इसमें इसको तकरीबन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट जॉइन एवरेज। सेकंड पार्ट इज आउटलाइन स्ट्रोक, ऑफसेट पाथ, रिवर्स पाथ। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई, स्मूथ, ऐड, रिमूव और फिर डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। Second last split into grid. Last one is the cleanup. ये ऑप्शंस हैं पाथ में। ऑब्जेक्ट में पाथ के ऊपर अप्लाई होती हैं। पाथ मतलब कोई भी शेप जो आप बनाते हो, चाहे वो लाइन लगाते हो, चाहे आर्क लगाते हो, चाहे स्पाइरल लगाते हो, चाहे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, स्टार, एनीथिंग, सर्कल वगैरह। कभी आपको पाथ को जो कि दो डिफरेंट पार्ट्स में हो, उसको अगर आपने सिंगल पाथ बनाना हो या सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना हो तो जॉइन से करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं जल्दी से दे के इसको क्लोज करते हैं। ये दो ऑप्शंस मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। इसको हम टॉप से बॉटम की तरफ सारी ऑप्शन को आज कोशिश करेंगे आने वाले 30 मिनट्स में इन ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद जॉइन ऑप्शन। जॉइन ऑप्शन स्टूडेंट्स करती क्या है कि कभी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इनको अगर आप ज्वाइन करना चाहो ऑब्जेक्ट्स को, तो इसके लिए आप ज्वाइन टूल यूज करते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको इनके एंकर्स को कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे ये एंकर है, ठीक है, और इसके बाद इसका भी एंकर है। शिप के साथ इसको क्लिक कर लेंगे और फिर ऑप्शन ऑब्जेक्ट मेन्यू में यहाँ पे पाथ में ज्वाइन, ये ज्वाइन कर दिया इसने। मतलब दो डिफरेंट अगर आपके पास शेप्स हैं, उनको अगर आपने ज्वाइन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। इसमें अगर आप गौर करो, ये दरमियान में एक सेगमेंट इसने ऐड कर दिया, ये वाला, और इनको आपस में स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। इसको अगर आप चाहो तो क्लिक करके एक्टिव करके ये देखो, ये पाथ का वो सेगमेंट है जो इसने बीच में ये लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब कभी भी कोई भी शेप हो या शेप्स हो, उनको अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो ये एक सिंपल सी ऑप्शन होती है जिसके थ्रू कर सकते हैं। जबकि ये आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये सिलेक्शन टूल से पूरा ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल बिहेव करेगा, जैसे ये बन गया है। दोबारा से देखिएगा, आप कभी कोई शेप बनाते हैं, लाइक मैं हार्ट बनाना चाह रहा हूँ, रूलर लगा लेते हैं, और हार्ट बनाना है या बटरफ्लाई बनाना चाह रहा हूँ या शील्ड बनाना चाह रहा हूँ, तो जो भी आप शेप बनाना चाह रहे हो, अगर उसके दो पार्ट्स हैं और दो पार्ट्स में आप सिमेट्री चाह रहे हो, एक जैसी लुक चाह रहे हो, तो ये वहां पे इस्तेमाल की जा सकता है जॉइन की ऑप्शन, जो सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे दो को आपस में कनेक्ट कर देगा। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक दरमियान में गाइडलाइन लगा ली है। गाइडलाइन के मैं ऊपर पेन टूल के साथ यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू मेक दिस शेप। ये एक शेप बन गई है। इसको अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो, और कंटिन्यू करके इस जो राइट साइड वाला पार्ट आप खुद भी बना सकते हो। लेकिन बनाने में मसला क्या होगा, शेप सेम होने में आपको काफी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी दूसरी साइड को बनाने के लिए। तो इसमें राइट वे इज दैट कि आप हाफ बना लो और उसके बाद आप स्केप कर दो या एंटर कर दो। और यहाँ पे अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, इसकी फिलिंग जो है वो ऑफ है और स्ट्रोक भी ऑफ है। तो अगर आप इसको सिलेक्शन टूल से यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाके, जो कि ये पढ़ी नहीं है, और इसमें स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं वेट दे देता हूँ, तो एक शेप है। इस शेप को आप मजीद एडजस्ट कर सकते हो यूजिंग दिस टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन।
जिसमें आपको पता है एंकर स्टिल अवेलेबल हैं। यहाँ से जाके आप ये दरमियान में अगर देखो कर्व सी भी नजर आ रही होगी, कर्व से आप कर्व को मजीद दाएं बाएं आप कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, और इसके एंकर्स को आप एक्टिव करके इसकी रिपोजिशन भी कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी है, कर लो। ये करने के बाद इसका अगर आपने सेम कॉपी दूसरी साइड पे निकालनी हो, जिसे बोलते हैं मिरर करना हो, मिरर करने के लिए आसान से ट्रिक ये होती है कि आप इस शेप का पार्ट ये वाला सेलेक्ट कर लो और इसको कॉपी पेस्ट कर लो, फ्लिप कर लो। एक तो ये वे है, ये फ्लिप ये मौजूद है कॉपी पेस्ट करके। दूसरा तरीका मैंने आपको बोला था कि ये रोटेट के साथ रिफ्लेक्ट भी होता है, वो इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप इस पर भी क्लिक करोगे तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। और अगर आप इस पॉइंट को ही रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, जैसे रोटेट में ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी ऑल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करना है। एक एहतियात कर लेना, कोई एंकर ना एक्टिव हो। एंकर अगर एक्टिव होगा, ये देखो ये एंकर एक्टिव है असल में, ये वाला। ठीक है, एंकर को डिसलेक्ट कर लेना, वरना सिर्फ ये पॉइंट का वो रिफ्लेक्शन बना देगा, जो कि आप नहीं करना चाह रहे। आपने तो पूरे का करना है ना, इस पॉइंट के अराउंड तो नहीं करना रिफ्लेक्शन। तो इसको जरा आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके डीएक्टिवेट कर दो, मतलब कोई एंकर सेलेक्ट ना हो। ये भी फिर एक मसला होता है, आमतौर पे स्टूडेंट किसी पॉइंट को क्लिक किया होता है और उसका रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो इस पॉइंट के अराउंड रिफ्लेक्शन आ जाएगी, बाकी अपनी जगह पे स्टिल रहेंगे। ये प्रॉब्लम होती है। तो आप इसे डिसलेक्ट करो, सिलेक्शन टूल से इस पूरे को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसमें मेक श्योर कर लेना कोई एंकर सेलेक्ट ना हो। फिर आपने जाना है इस टूल पे जिसका नाम है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये नजर आ रहा होगा, ये जिस जगह पे माउस है मेरा, ये प्लस का साइन एक छोटा सा शो हो रहा है रेफरेंस के लिए। ठीक है, आपने इस पॉइंट के राउंड इसको फ्लिप करवा लो, इस पॉइंट के राउंड करवा लो, या ये नीचे वाला पॉइंट है इस पॉइंट के राउंड करवा लो। आपकी मर्जी है कि आप इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट बनाना चाह रहे हो रिफ्लेक्शन का। मिसाल के तौर पे मैं इसका बनाना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट का बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद होगा रोटेट में भी ऑल्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट में भी ऑल्ट प्रेस करते हैं। जैसे आप प्रेस करोगे तो इस पॉइंट के राउंड वर्टिकल रिफ्लेक्शन आ गई, और ये आने के बाद इसको फाइनलाइज करो कॉपी करके। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट का एक पार्ट बना दूसरे को बना लो रिफ्लेक्ट करवा के। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये दो पॉइंट्स आपस में जो कनेक्ट नहीं होते। कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करना होता है, इन दोनों पॉइंट्स को एक्टिव करना होता है। ये दोनों पॉइंट जब सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जब सिलेक्ट हो जाए, कोई और ना सिलेक्ट कर लेना, फिर ये दो पॉइंट्स को आपने सिलेक्ट करना है। इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अब मैं एक ऑप्शन को डिस्कस करना चाह रहा हूँ अगली, वो पाथ के अंदर ही मौजूद है, एवरेज की। एवरेज पे क्लिक करने से फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये आपका जो पॉइंट है, आप इसको हॉरिजॉन्टल अगर आप बराबर में करना चाह रहे हो, एक लाइन ऑफ एक्शन में करना चाह रहे हो, लाइन ऑफ साइट में करना चाह रहे हो, या वर्टिकल करना चाह रहे हो। अभी अगर आप गौर करो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ओके जब करोगे तो ये आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम या कोई यहाँ पे कोई आपको होता हुआ नजर नहीं आया। ये कब फायदा होता है इसका वो भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट जो है इसका, वो यहाँ करके मौजूद है। ठीक है, और ये पॉइंट है इसका थोड़ा नीचे है, तो आप इसको एक सीध में लेके आना चाह रहे हो, इसके लिए ये ऑप्शन यूज करते हैं। अब इसमें करना क्या है, इस पॉइंट को क्लिक किया और यहाँ पे आके इस पॉइंट को शिफ्ट के साथ क्लिक कर लेना। करने के बाद फिर आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ पे एवरेज पे क्लिक करना है, और इसको आपने हॉरिजॉन्टल करना है। वर्टिकल तो ये है, वर्टिकल तो ऑलमोस्ट सीध में है, हॉरिजॉन्टल ये सीध में नहीं है। हॉरिजॉन्टल अगर आपने स्ट्रेट इसको एक ही लाइन के अंदर हॉरिजॉन्टली लेके आना हो, पुश करना हो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, तो ये फिर हॉरिजॉन्टल ले लेना। वर्टिकल करना हो तो वर्टिकल पे क्लिक करके ओके कर देना। लेकिन अगर आप बोथ भी करोगे तो बोथ में ये होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में स्ट्रेट भी आ जाएगा वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा। वैसे तो हमें बोथ ही कर देना चाहिए। ओके करते ही ये आपके दोनों पॉइंट से वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर आ गए। जब ये आ गए उसके बाद ये एवरेज का ये काम होता है। बाद अगर आपको करना पड़ सकता है एवरेज, तो आप एवरेज इस्तेमाल कर लेना, और अल्टीमेटली आपने इसको ज्वाइन करवाना है। ज्वाइन पे क्लिक करते ही ये दोनों पॉइंट्स बड़ा शार्पली आपस में कनेक्ट हो गए। और जो कनेक्ट होने से फायदा ये होगा कि आपका ये पूरा जो पाथ है जो कि अलग अलग है, ये इसको आप वेरीफाई कर सकते हो लेयर पैनल में जाके।
लेयर पैनल में अगर आप जाओ तो यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करके देख लेना, ये स्टिल आपका पाथ अलग अलग है। एक ये है, ठीक है, एक ये है जिसको, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैं जरा अंडू करता हूं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये पाथ अलग है, ये वाला सेगमेंट, और ये वाला सेगमेंट अलग है। दो अलग अलग है, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्स से आपने बनाया है। इन दोनों को जब तक आपस में कनेक्ट नहीं करोगे ये एक नहीं बनेगी। इस वक्त ये दोनों अलग अलग है। ये जब तक आप इनको कनेक्ट नहीं करोगे ये एक पाथ नहीं बनेगा, एक शेप नहीं बनेगी। और इसका एक और आपको मैं इसका स्क्रीन के ऊपर विजुअल इसका दिखाऊं कि इसका कलर भी अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि ये अभी तक अलग अलग है। ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। इसमें फिल मैं आपको डिफरेंट करके दिखा देता हूँ। अभी तक ये दोनों पाथ अलग अलग है, ठीक है। जब तक इनको आप कनेक्ट नहीं करोगे ये दोनों सेगमेंट एक नहीं होंगे। एक करने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए आपको ये टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ये ऑप्शन जो मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी, आज हम ये फिनिश करेंगे। आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है, इनके दोनों एंकर्स को, जो एंड वाले हैं, इनको आपने सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक करके ऐसे। दूसरे पॉइंट को भी आप क्लिक करके, और अगर आप इसको थोड़ा सा फासले भी कर लोगे ताकि आपको विजुअली नजर भी आए, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको भी और इसको भी। शिफ्ट के साथ क्लिक करने से ऑन, शिफ्ट के साथ क्लिक करने से ऑफ होता है। इस वक्त ये दोनों एक्टिव है। अब मैं आज के दिन के बाद आपको कोई जरूरत नहीं है बताने की कि ये ऑप्शन क्या करती है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया एवरेज क्या करता है और जॉइन क्या करता है। एवरेज इन पॉइंट्स को एक लाइन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या बोथ इन वन एक्शन ये कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये वर्टिकली इकट्ठे नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ऑलमोस्ट एक ही लाइन में है, लेकिन वर्टिकली एक पॉइंट, दोनों पॉइंट एक जगह पे नहीं है। एक जगह पे लाने के लिए हम आमतौर पे ये बोथ की ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये करते ही अभी तक ये ज्वाइन नहीं हुआ। अभी तक ये स्टिल अलग अलग दो ऑब्जेक्ट हैं। ये आपको यहाँ पे दो एंकर्स को सिलेक्ट करने की वजह से दिखा भी रहा है। अब आपने इसमें पाथ में जाना है और पाथ में जाके इसको ज्वाइन कर देना है। जैसे ज्वाइन करूंगा अब ये देखिएगा दो अलग अलग सेगमेंट्स एक होने लगे हैं, और ये हो गए। इससे पहले मैंने लाइन को ज्वाइन करके दिखाया, अब मैंने पेन टूल के साथ बनाया हुआ ऑब्जेक्ट भी ज्वाइन करके दिखा दिया, ये साइड के ऊपर। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम एक है, एक पॉइंट को ज्वाइन करते ही बिल्कुल वो फिल एक कर देता है और इसको कनेक्ट भी कर देता है, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट भी आपको रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट अभी, अगर आप चाहो तो इसको भी ज्वाइन करवा सकते हो। ज्वाइन करने का रूल वही है जो टॉप का था, वही यहां से करोगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या लेसर टूल, जिनमें से आप जो मुनासिब समझते हो उस टूल को आप अटेम्प्ट कर लेना। और आपको ये दोनों पॉइंट्स को एक्टिव करना है, मतलब सिलेक्ट करना है, और इनके ऊपर ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में इनको ज्वाइन करवा देना। इनको पहले थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको इसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी, और एवरेज निकाल के फिर ज्वाइन कर लेना। बस एक एहतियात दोबारा, कि एंकर सिर्फ ये दो ही सिलेक्ट हों। ऊपर वाले अगर एक्टिव होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लो, ये एंकर आपका एक ये है। इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे कि क्या हो रहा है। ये देखो, मैंने जानबूझ के इनको ऊपर नीचे कर दिया। अब मैं पहले इनको दोनों को एवरेज के साथ इकट्ठा लेके आऊंगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। उसका ट्रिक ये है, इसको क्लिक किया और इस पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया। गो के ऊपर से ज्वाइन है, नीचे से करने लगा हूं इसको, बॉटम पार्ट से। पाथ में जाना है और ये एवरेज कर लेना। एवरेज करने से इनको, ये अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना हॉरिजॉन्टली तो ये हॉरिजॉन्टली कर लेना। अगर वर्टिकली एक इस लाइन में लेके आना है तो ये कर देना। अगर आपने बोथ वे में ट्रीट करना है तो ये कर लेना। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज,
ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको एवरेज एंड ज्वाइन का बताना था। तो ये ऑप्शन मेरी अब आज दोबारा से मैंने रिपीट की है, ये मैंने पहले भी करवाई थी, दोबारा मैंने करवा दी। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेके आ रहा हूँ, और जिसमें मैंने आपको दो ऑप्शन ऑलरेडी इससे पहले करवा दी थी। एक आपको ऐड एंकर पॉइंट, मैंने बोला था हर दो के दरमियान में एक एंकर ऐड हो जाएगा। चार हैं 8 हो जाएंगे, 8 हैं 16 हो जाएंगे, क्योंकि हर दो पॉइंट्स के दरमियान में एंकर को ऐड करता है। और ये सबके लिए है, सिर्फ लाइन के लिए नहीं, आर्क के लिए नहीं, स्पाइरल के लिए नहीं, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, कुछ भी बनाया हो, पेन टूल के साथ ही कोई चीज बनाई हो, हर दो एंकर पॉइंट के दरमियान में एक ऐड करना इसका काम है। ठीक है, और ये रिमूव करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे बाद वक्त एंकर बहुत ज्यादा होते हैं और आपको रिमूव करने पड़ सकते हैं। अब रिमूव करने के लिए आसान से ट्रिक ये होती है, जैसे ये आप देखो, मैंने एक शेप बनाई, काफी सारे एंकर इसमें मैंने लगा दिए। ये एंकर मैंने काफी सारे लगा दिए। ठीक है, अगर इन एंकर्स को आपने खत्म करना हो तो खत्म करने की आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप यहां से कर, डिलीट एंकर से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा एंकर। जिसको भी डिलीट करना चाहो, वैसे तो पेन टूल से भी आप कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि पेन टूल जब आप एंकर जहां पे नहीं होता वहां पे ऐड होता है प्लस से, और जहां होता है वहां रिमूव होता है माइनस से। यहां से कर लो, या दूसरा ट्रिक ये है, आप जिन एंकर्स को एक्टिव करोगे, अब एक्टिव करने के लिए चाहे लेसो यूज कर लो। मिसाल के तौर पे मुझे अंदर वाले एंकर्स को खत्म करना है या बाहर वाले एंकर्स को खत्म करना है, ये लो, एक एक करके खत्म कर सकते थे। ये समझ लो कोई 300 एंकर है, तीन नहीं है 300 है, सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद अगला काम, आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां पे पाथ में इसको यहां पे रिमूव एंकर पे क्लिक करोगे। जैसे ये खत्म होंगे, ये देखो शेप क्या बनने वाली है, वो एंकर बीच में से खत्म हो गए, बाकी एंकर्स आपस में कनेक्ट हो गए, जो रिमेनिंग एंकर थे। अंडू करता हूं, ठीक है, आपने देखा ये बाहर वाले एंकर निकले, तो ये एंकर इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये एंकर इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये एंकर इसके साथ कनेक्ट हो गया, दरमियान वाले ये वाले निकल गए। इसका मतलब अगर आपने नंबर ऑफ एंकर्स को खत्म करना हो तो आसान सी ट्रिक होती है कि आप उनको सिलेक्ट कर लो, जितने भी इसमें एंकर आ जाएंगे वो जब खत्म होंगे तो प्रीवियस एंकर अगले एंकर के साथ जाके मिल जाएगा। मैंने अब ये दरमियान वाले तीन सिलेक्ट किए हैं, तो प्रीवियस अब ये है और अगला ये है, ये आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। जैसे आप इसमें पाथ में जाके डिलीट करते हो, रिमूव करते हो, ये लो, तो बाद अवत आपको शेप्स को एडजस्ट करना पड़ता है, एंकर्स के ऊपर काम करना पड़ता है। तो एंकर को डिलीट करना हो, एंकर को ऐड करना हो, ये दो ऑप्शन बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर आपने दो एंकर्स के दरमियान में एंकर्स को ऐड करना हो, एक तो ये है कि सारे को सिलेक्ट कर लो, तो हर दो एंकर के दरमियान में एक एंकर यहाँ आ जाएगा, एक एंकर यहाँ आ जाएगा, एक एंकर इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा, एक इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ इनके दरमियान में एंकर्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से कर लो, इन दो एंकर्स को एक्टिव करो, और करने के बाद आप जितनी बार भी क्लिक करोगे इन दो एंकर्स के दरमियान में ऐड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। ये देखो, अब ये इन दोनों के दरमियान में आपके एंकर्स ऐड होंगे। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट हो गए, ठीक है, ये बाकी अभी सिलेक्ट नहीं है। तो इन दो एंकर्स के दरमियान में होता है या सबके ऊपर होता है, ये लिखा हुआ है ऐड एंकर पॉइंट्स। डिलीट में, रिमूव में जरूर रिमूव होता है, लेकिन ऐड में हर दो एंकर के दरमियान में, चाहे सिलेक्शन की हो चाहे ना की हो, ठीक है, सबके दरमियान में एक एक एंकर ऐड कर देता है। अगर एंकर इसमें से आप समझो कि एडिशनल आ गए, इजाफी आ गए, खत्म करने, अनवांटेड है, रिमूव कर दो, दैट्स इट। तो आपको सिलेक्शन इस पे इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ ये करता क्या है, हर दो पाथ के ऊपर, हर दो एंकर्स के ऊपर एंकर्स को ऐड करता जाएगा, जितने भी आप कहोगे वो करता जाएगा। और अगर आपको नहीं नजर आ रहे तो इसकी वेट कम करके देख लो और डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर दो, ये देखो एंकर ही एंकर आपको नजर आ रहे हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर एंकर नहीं दिखते, कोई मसला नहीं है, स्ट्रोक कम करो या जीरो कर दो और एंकर देख लो, सारे आपको नजर। लेकिन एंकर देखने के लिए सिलेक्शन टूल ना इस्तेमाल करना, सिलेक्शन टूल से एंकर नजर नहीं आते, सिलेक्शन टूल से हैंडल्स नजर आते हैं, जिससे आप इसको रोटेट कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, मूव कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर नजर आते हैं। और इन एंकर्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया काम कैसे करना है। किसी एक एंकर को एक्टिव करना है, डिलीट करना है, ये राउंड करना है, कुछ भी इस तरह का कोई भी काम करना हो
ये आप कर सकते हो। अब ये हो गया जी ऐड और रिमूव एंकर्स का काम, पाथ के ऊपर अप्लाई होते हैं, चाहे कुछ भी बनाओ, सर्कल हो, चाहे आपने पेन टूल से कोई शेप बनाई हो। अब अगली जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आउटलाइन स्ट्रोक, ऑफसेट पाथ, और एक है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। रिवर्स पाथ डायरेक्शन में पहले आपको बता दूं, रिवर्स पाथ डायरेक्शन में याद रखिएगा, अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने ये बनाया पाथ या शेप बनाई है, इसको चले मैं स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ, फिल ऑफ कर देता हूँ। ये एक पाथ है, ठीक है, जो यहां से स्टार्ट हुआ था और एंड यहां पे हुआ, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर स्टूडेंट्स एरो हेड टेल लगाना चाहूं, एरो हेड टेल स्ट्रोक में होता है, एरो हेड टेल स्ट्रोक में होता है, ये स्ट्रोक है अपीयरेंस पैनल में, फिल के बिल्कुल नीचे स्ट्रोक। कलर तो यहां से होता है, वेट यहां से होता है, लेकिन एरो हेड टेल यहां से लगता है, या यहां से कर लो, या आप इसका अलग से मेन्यू भी है, पैनल भी है जिसका नाम ही स्ट्रोक है, उसको चाहे ऑन कर लो, एक ही बात है। और ये पैनल जब आपका स्ट्रोक का आएगा तो ये बड़ा ही आपका लिमिटेड सा होता है। दोबारा से देखिएगा, मैं प्रॉपर्टीज को साइड पे करता हूँ, लेयर्स को भी साइड करता हूँ, और यहाँ पे विंडो मेन्यू में जाके स्ट्रोक पे मैं क्लिक करता हूँ, ये है जी स्ट्रोक का पैनल। और कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की है। अगर ये आप ऑन करते हो, ये स्ट्रोक का पैनल है। स्ट्रोक का पैनल जो होता है, ठीक है, ये है, वैसे तो ये साइड पे भी पड़ा हुआ था, ये भी लाइनर वाला है ना, ये वाला, ये स्ट्रोक ही है, यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। स्ट्रोक के पैनल में सिर्फ आपको वेट दिखा रहा है, जिससे आप अपने उस शेप का, सर्कल है, एलिप्स है, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, कुछ भी है, चाहे टेक्स्ट है, स्ट्रोक का वेट मैंने 23 पॉइंट्स कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रोक की वेट के अलावा ऑप्शन नजर नहीं आ रही। बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ पे बाकी ऑप्शन क्यों नहीं नजर आ रही। ग्रेडियंट है, बिल्कुल है, ये इंशाल्लाह इसी वीक में करेंगे। ट्रांसपेरेंसी है स्ट्रोक के साथ। अब यहाँ पे ऑप्शंस अगर इसकी रिमेनिंग देखनी है, 3 लाइंस दिख रही होंगी कॉर्नर पे, इस पे क्लिक करोगे, ये लिखेगा शो ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आ जाएगी, ठीक है। चाहे यहाँ से ले आओ, चाहे प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक में जाके कर लो। आपको याद होगा वेट बढ़ाना हो, कैप सेटिंग करनी हो, कॉर्नर सेट करना हो, डैश लाइन लगानी हो, ये है एरो हेड और एरो टेल। एरो हेड में आपने जो इसका हेड देना है, आप देख रहे हो कि जिस जगह पे आप हेड ऑन करते हो, ये वो एक्टिव हो गया वहां पे, और टेल इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका एंडिंग पॉइंट ये है। इसको अगर एंडिंग पॉइंट पे देते हो, ये लो, एंडिंग पॉइंट पे मिसाल के तौर पे मैं ये लगा लेता हूँ, आपने देखा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, ठीक है। अगर आपने इसको पलटना हो, डायरेक्शन को चेंज करना हो, तो चेंज एक तरीका ये हो सकता है, यहां से कर डायरेक्शन चेंज, जो हेड है वो टेल की तरफ चला गया और टेल जो है वो हेड की तरफ आ गया। एक तो ये है ऑप्शन, यहां से कर लो। बाल का स्टूडेंट्स को यहां से करना हो, यहां से कर लो। दूसरी ट्रिक क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में भी आपने देखा डायरेक्शन चेंज, ये लिखा हुआ है रिवर्स पाथ डायरेक्शन, इससे भी आप क्लिक करके चेंज कर सकते, देख रहे हो चेंज होगी डायरेक्शन। इसका मतलब चाहे यहां से कर लो, चाहे उस मेन्यू के ऑप्शन के थ्रू कर लो, एक ही बात है, डायरेक्शन चेंज इस तरह आप कर सकते हो। और अगर ये तो था एक ओपन पाथ। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आप एरो हेड टेल लगाते हैं, क्या सर्कल पे लगा सकते हैं, क्या हम ट्राइंगल पे लगा सकते हैं, क्या ये स्टार पे लग सकता है, लगा के दिखाऊं। आप मिसाल के तौर पे एक रेक्टेंगल बनाते हो लाइक दिस, ये एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर मैं आपको कहूं इसके ऊपर भी एरो हेड टेल लग सकता है, आपको सर एरो हेड टेल के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। अब ये क्लोज पाथ है जिसका स्टार्ट यहां से जरूर हुआ है और यहाँ पे एंड कहीं हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये चूंकि एक आपका क्लोज पाथ है जिसके कोई हेड या टेल है नहीं, ठीक है। लाइन का हेड टेल होता है, आप पॉइंट टू पॉइंट अगर पेन टूल से बनाते हो, हाँ, क्लोज अगर नहीं करते तो हेड टेल होता है जैसे आपको साइड के ऊपर दिख रहा है। लेकिन रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, स्टार हो, ये एक बंद पाथ होता है, क्लोज जिसे बोलते हैं। क्लोज का हेड टेल तो होता नहीं। अगर आप यहाँ पे लगाते भी हो, मिसाल के तौर पे मैं हेड टेल लगाता हूँ, ये हेड में लगा दिया, ये यहाँ पे ये हेड में लगा दिया, और ये टेल, अगर आप गौर करो तो ये क्लोज पाथ के ऊपर अटेम्प्ट करने गया है, और क्लोज पाथ के ऊपर भी आप हेड टेल लगा सकते हो, ठीक है। अब जहां से आपने क्लिक किया था और दूसरी तरफ आपने ट्रैक किया था, तो यहाँ पे आपका
स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट, हेड टेल आपको यहाँ पे लगा देता है अगर आप इसका लगाना चाहो। आमतौर पे क्लोज पाथ पे नहीं होता, लेकिन इलिस्ट्रेटर में क्लोज पाथ के ऊपर भी हेड टेल होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये हेड टेल आप हर पॉइंट पे लगाना चाह रहे हो, हर पॉइंट पे लगाना चाह रहे हो, तो आप इसको पाथ को ओपन करना पड़ेगा। अभी ये क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ में याद रखना एक ही हेड और एक ही टेल पे आपका हेड और टेल लगती है। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लगाना चाहो, यहाँ लगाना चाहो, यहाँ लगाना चाहो, कोई डिजाइन की डिमांड है जिसमें हेड टेल आप मैक्सिमम लगाना चाहो, हर पॉइंट पे लगाना चाहो, डिफरेंट पॉइंट पे लगाना चाहो, पाथ के ऊपर जगह जगह लगाना चाहो, आपको वैसे अलाउ नहीं करता। आपको आज एक टूल थोड़ी देर में सिखाने वाला हूं, वो टूल का नाम है सीजर। ये टूल मैं आपको थोड़ी देर में अटेम्प्ट करूंगा, और ये टूल से आप देखोगे कि कभी आप अगर चाहो आप डिफरेंट पार्ट्स में भी हेड टेल लगा सकते हो। अभी सिर्फ इतना ही कर रहा है कि आप अगर एलिप्स लगाते हो लाइक दिस, हेड टेल ऑन करूं, ये देख रहे हो आपके हेड और टेल के ऊपर एरो हेड लग रहे हैं। पॉलीगॉन लगाऊं, चेक करो, हेड टेल हर शेप का लगता है, क्लोज पाथ होने के बावजूद लगता है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं, लेकिन इलिस्ट्रेटर में आपको अलाउ करता है। ये है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने ये लगा दिया, ठीक है, उल्टा लगा दिया, कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी है ना। तो जो आप भी लगाना चाहो आप यहाँ पे लगा सकते हो। आमतौर पे एरो हेड ये होता है और टेल पे ये लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा भी कर दोगे कोई मसला नहीं है, उससे मना थोड़ी करना है उसको। जैसे आप कहोगे एरो हेड में ये लगा दो, एरो टेल में यहाँ पे आप जाके कोई भी इस तरह का आप यहाँ पे दे सकते हो। इसका मतलब है कभी भी अगर आप चाहो इनको आप एरो हेड टेल से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसे तो आमतौर पे अगर आप सिंपल लाइन भी लगाते हो और इसका एरो हेड टेल देना चाहो यहाँ से आप दे सकते हो, ये एरो हेड और टेल, ठीक है। आप जैसे भी चाहोगे वो आपको ऑन कर देगा। तो किसी भी शेप का एरो हेड टेल लग सकता है, और ये पेन टूल से बनाई हुई शेप भी हो सकती है, ठीक है। और मजे की बात है, अगर आप इसमें मजीद एंकर्स को ऐड करना चाहो किसी भी पॉइंट पे आप ऐड करके इसको रीशेप भी कर सकते हो। आपको याद होगा एरोज, सॉरी, एंकर्स ऐड करने की एक आसान सी ट्रिक ये होती है। लगी, ये लो, एक्टिव करो, ठीक है। मजीद आपने ऐड करना है, ये लो, यहाँ भी कर दो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं। एंकर्स को आप रीलोकेट कर सकते हैं, ये देख रहे हो, जैसे मर्जी आप इसकी डायरेक्शन वैक्शन आप दे सकते हो। अगर मैं यही कहूं कि ये यहां पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एंकर्स को एक्टिव करो। लेकिन अगर आप देखो ये क्लोज पाथ है, ओपन जरूर आप क्लिक जरूर हो जाएगा शेप को, आप अपनी मर्जी से रीलोकेट भी कर सकते हैं, ये देख रहे हो। और यही सब इसके लिए भी है, ये लो। अब आपको ये हेड और टेल आपस में क्यों जुड़े हुए हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं कि ये क्लोज है। अब अगला क्वेश्चन, क्या ये अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, वो इस टूल से होंगे, सीजर से। जितनी मर्जी जगह पे पाथ को काट दो, सीजर काटने के लिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर में देखते हैं ये सब कुछ पॉसिबल है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मैं जो टूल सिखा रहा हूं, टूल का नाम या ऑप्शन का नाम वो ये है। अभी हम जो चेक कर रहे हैं वो रिवर्स पाथ को चेक कर रहे हैं। रिवर्स पाथ अभी आपने देखा, लाइन सेगमेंट हो उस पर तो रिवर्स पाथ होता ही है, इस पे भी होता है। ये सिलेक्ट कर लो, ये देखो, इसका पाथ में इसको आप रिवर्स करना चाह रहे हो, ठीक है। रिवर्स पाथ यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। ये सब के लिए, सर्कल के लिए भी, पॉलीगॉन स्टार, जरूरी नहीं ओपन हो पाथ, क्लोज पाथ के ऊपर भी एरो हेड टेल लगे हो तो उसको पाथ को रिवर्स कर सकते हैं, चाहे यहां से कर दो। उम्मीद है आपको पाथ के अंदर इस ऑप्शन की भी समझ आ गई जिसका नाम है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। ये यही करता है, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो। उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी। अब अगली बात, रिवर्स पाथ डायरेक्शन के अलावा अभी हम जो ऑप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट ऑप्शन,
मैं यहाँ पे इसकी लैब करवाने लगा। लैब का नाम है, कोई भी शेप बनी हो, एनी शेप, लाइक ये मेरे पास एक पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन को अगर आप यहाँ पे रीशेप करना चाहो तो ये देखिएगा, या इसका एक फर्दर इसका इनसाइड पाथ आप जनरेट करना चाहो, आसान सी ट्रिक है स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, अगर मैं आपको कहूं इसका एक और शेप इसके इनसाइड बना दो, आपको वो सर बेशुमार हमारे पास ट्रिक्स हैं, कॉपी पेस्ट कर लो, साइज छोटा कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, साइज बड़ा कर लो, दोनों तरह पॉसिबल है, ठीक है। और ये पॉसिबल है इससे भी, ऑप्शन का नाम है ऑफसेट पाथ। अगली ऑप्शन ऑफसेट पाथ, ये करता है, ये देखो, जैसे ऑफसेट पाथ पे क्लिक किया स्टूडेंट, देख रहे हो जो शेप है इसके ऊपर एक और इसी साइज की शेप बन गई। ऑफसेट पाथ से इसको बड़ा कर लो या छोटा कर लो, आपकी मर्जी है। देख रहे हो, ये है ऑफसेट पाथ। जितना मिलीमीटर आप बड़ा करना चाह रहे हो, एग्जैक्टली रखना चाह रहे हो, वो भी पॉसिबल है। ये अलग अलग दो शेप्स हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी हैं, सेम साइज की हैं, ठीक है। और 0 mm इस वक्त दिख रहा है, 0 mm का मतलब जो नया शेप बना है वो उसी के ऊपर उसी साइज का है। इससे बड़ा करना है, ये लो, कितना बड़ा, 11 मिलीमीटर, कितना बड़ा, 15 मिलीमीटर, कितना बड़ा, 20, जितना कहोगे करंट से 20 मिलीमीटर बड़ा, जो करंट थी उससे 20 मिलीमीटर आपको बिग दिख रहा है। अब यहां पे ये शेप तो बन गई है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं। इसमें एक होता है मीटर जॉइन, ये जॉइन, जॉइन देखो शार्प है, ये देखिए शार्प, ये भी शार्प, ये भी शार्प, ये भी शार्प, ये भी शार्प। लेकिन अगर आप चाहो इनको राउंड करना चाहो, राउंड कर सकते हो। ये देख रहे हो, किसकी बात हो रही है, जो नया ऑब्जेक्ट बना है उसके कॉर्नर्स की बात हो रही है। राउंड करना है या बेवल करना है, ये लो। बाद अकाद आपको ऐसा लोगो बनाना पड़ सकता है, ऐसी शेप बनानी पड़ सकती है जिसमें आप करंट के ऊपर उसी का 20 mm बड़ी साइज की शेप बना के उसके कॉर्नर्स को बेवल करना चाह रहे हो, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। और अगर इसको इनसाइड लेके आना चाह रहे हो, बेवल के साथ इनसाइड भी आ सकते हो। मतलब जो ऑप्शन आपने ऑन करनी है बाय डिफॉल्ट ये होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट, मीटर, मीटर में क्या होता है, शार्प होता है। हाँ, इसको राउंड करना है राउंड कर लो, इसको बेवल करना है बेवल कर लो, ये आपकी मर्जी है। और फर्दर अगर आपने साइज और बड़ा करना है कर लो। शेप देखो, थोड़ी सी शेप आपकी डिफरेंट नजर आ रही है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। छोटा करूंगा फिर भी देखना थोड़ा सा शेप चेंजेस नजर आएंगे, ये देखना, ये साइज छोटा हो गया। जितना छोटा करना है साइज छोटा कर लो। अब इस पे बेवल करना है या आपने राउंड करना है, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। मीटर वैसे शार्प होता है, और लाजिम बात है ये ऑप्शंस आपको, जब आप इसको खास तौर पे इसको अब राउंड में देखो, ऐसा जितनी राउंडनेस नजर नहीं आ रही। हाँ, बेवल जब देखो ऐसा जितना बेवल नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसका साइज बड़ा करोगे ये इससे इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। छोटे करने पे नजर नहीं आते, ठीक है। छोटे करने पे वो आपको एज सच वो स्क्रीन के ऊपर नहीं विजिबल, बड़ा करने पे जरूर आपको बेवल भी दिख रहा है और ये आपको राउंड भी दिख रहा है। और ये करने के बाद जब ओके करोगे, अब आपके ये सिंगल ऑब्जेक्ट, जो कि आप ये वैसे भी बना सकते थे, अब बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये वैसे नहीं बन जाता, ये जो इसने आपने इतनी मेहनत करी तो ये बन जाता है, वो कोई मसला नहीं है। आप इनको अलग अलग भी आप बना सकते हो, ठीक है। इकट्ठा अगर आपने रखना है और इसके अंदर कोई आपने लेटर वेटर लिखना है, कोई लोगो काइंड ऑफ मटेरियल बनाना है, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि सेंटर पॉइंट के अराउंड वो उसको साइज को बड़ा या छोटा कर देता है आपके लिए। बाद में आप इसको रीलोकेट कर सकते हो, मतलब अपनी मर्जी से पोजीशन भी कर सकते हो, और इसके ऊपर बाकी प्रॉपर्टीज को भी आप एक्टिव कर सकते हो, बना देता है, ठीक है। और अगर आप दोबारा से देखो कि आपने करना क्या है, कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसकी आपको ऑफसेट पाथ चाहिए, मतलब उसी उसी तरह की शेप चाहिए, विद आप कॉर्नर्स को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। और ये खास तौर पे कॉर्नर की जब बात होती है, रेक्टेंगल की होती है या वो पॉलीगॉन की होती है या स्टार की होती है, सर्कल के इलिप्स के कॉर्नर नहीं होते, ठीक है। ये ना करने बैठ जाना सर वो आपने कहा था बेवल से ये होता है, और इसके अलावा राउंडेड कॉर्नर से ये होता है। अब पहले से कॉर्नर अगर राउंड होंगे तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे स्टार ले लेते हैं,
ये देखिएगा स्टार बन गया। ये लीजिए स्टार का जो वेट देना है आपकी मर्जी है। वेट थोड़ा कम कर देते हैं, वेट बहुत ज़्यादा है, 25 पॉइंट कम कर देते हैं। तकरीबन मैंने 5 पॉइंट वेट कर दिया। अब जरा स्टूडेंट देखिएगा, ये अब एक शेप है। अगर आपको कहा जाए इसके ऊपर ऑफसेट पाथ क्या करेगा, ऑफसेट पाथ स्टूडेंट ये करेगा, पाथ मेन्यू में होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, पाथ के अंदर ऑफसेट पाथ, ये नहीं जी। और ये याद रखना जिसके सामने ये डॉट्स लगे हुए ना, एवरेज के सामने डॉट्स लगे हुए, ऑफसेट पाथ के सामने डॉट लगे हुए, सिंप्लीफाई के सामने डॉट लगे हुए, स्मूथ के सामने डॉट लगे हुए, बाकियों के आगे डॉट्स एक इसके आगे लगे हुए हैं। बाकी जिसके आगे डॉट्स नहीं है इसका मतलब उसने कुछ नहीं पूछना, जस्ट क्लिक करने पे एक्शन कर देना है। जब आप थ्री डॉट्स की बात करते हो हमेशा याद रखें एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, पैरामीटर देने पड़ेंगे, उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करता है शेप के ऊपर। थ्री डॉट्स जब भी होंगे याद रखना आपको उसकी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, उसकी ऑप्शन आपको बतानी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको जब ऑफसेट पाथ पे क्लिक किया आपने देखा एक डायलॉग बॉक्स आया जिसमें आपने उसकी वैल्यू सेट करने के लिए दी। ये देखो ये अब आप कहोगे सर ये ऑफसेट पाथ चूंकि लास्ट टाइम आपने 18 किया था, स्टार पे 18 लग गया, जो भी लास्ट सेटिंग की जाएंगी ना उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देगा। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 0 था, ऐसे होता है ठीक है। लेकिन अगर आप राउंड के साथ जाते हो तो आप देख रहे हो कॉर्नर अभी तो शार्प हैं, जैसे ही इसका साइज मैं छोटा करूंगा ऐसा इतना राउंड हुआ, क्या राउंड हुआ, इनसाइड पार्ट देख रहे हो ये वाला, ये राउंड हो रहा है, ये देख रहे हो इनसाइड वाला शार्प है ना, बाहर वाला ये देखो राउंड हो रहा है। और जब आप बाहर की तरफ जाओगे तो बाहर के एजेस राउंड होंगे। बाहर जाओगे बाहर के एजेस राउंड, अंदर की तरफ आओगे शेप के तो अंदर वाली साइड्स राउंड होंगी। ये अब आपकी मर्जी है, राउंड करना चाह रहे हो या बेवल करना चाह रहे हो। बेवल में ये आपके इस तरह जो है वो आपका ये सेगमेंट जो है वो इस तरह आपको दिखेगा, कॉर्नर्स को, कॉर्नर को चॉप दिखाएगा, चॉप किया हुआ दिखाएगा ठीक है। अब आपकी मर्जी है बेवल देखना चाह रहे हो, शार्प देखना चाह रहे हो, राउंड देखना चाह रहे हो, जैसे देखना चाह रहे हो। और ये करने के बाद जब आप ओके करोगे आपकी इस शेप के ऊपर ये अटेम्प्ट कर देगा और वो आपके एक नहीं ऑब्जेक्ट दो बन गए हैं अलग अलग ठीक है। अब आप इसको अगर रीलोकेट करना चाहो आपकी मर्जी है, ये अलग से एक शेप बन गई फ्रॉम योर ओरिजिनल वन, ये ओरिजिनल था इसकी एक आपकी शेप बन गई है। अच्छा अब अगली बात, अब आपको अगर मैं कहूं कि क्या ये चीज टेक्स्ट के ऊपर हो सकती है, ये चीज क्या हम टेक्स्ट पे कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं, देखते हैं ऑफसेट पाथ से हमें वो टेक्स्ट के ऊपर करने देता है या नहीं। ये देखो जी ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, अब साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इसके ऊपर मैं अगर ऑफसेट पाथ को अटेम्प्ट करूंगा क्या होगा, पहली बात ये ऑप्शन एक्टिव ही नहीं है ठीक है। अब जब तक ये टेक्स्ट है तो इसका मतलब चलो अभी तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम आउटलाइन में क्रिएट कर देते हैं। राइट क्लिक करो, क्रिएट आउटलाइन। अब देखते हैं आ गया ऑफसेट पाथ, ये लो, ये देख रहे हो मीटर, साइज छोटा या बड़ा ये आपकी मर्जी है ठीक है। कैंसिल करता हूं, एक काम करता हूं, अंडू करता हूं। अंडू करने का मतलब ये दोबारा से आपका टेक्स्ट फॉर्म में आ गया ठीक है। इसके ऊपर मैं फिलिंग ऑफ कर देता हूं, स्ट्रोक लगा देता हूं 0.25, ये आपको दिख रहा होगा 0.25 का स्ट्रोक लगा दिया। और अब इसको मैं, ये डिपेंड करता है ना कि आपने करंट उसका स्टेटस क्या है। आप राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक कर दो। अब यहां पे जाके मैं पाथ में यहां पे करता हूं ऑफसेट पाथ, ये देखो 18 मिलीमीटर का आपका वो एक राउंड की वजह से शार्प करोगे शार्प कर देगा। अब ये शेप है, अब ये टेक्स्ट नहीं है शेप है, वो शेप को वो उस तरह रिस्पॉन्स दे रहा है। ये देखो मैंने उसको तकरीबन 1 मिलीमीटर के फासले पे रख दिया, ओरिजिनल से थोड़ा सा बड़ा, सिर्फ 1 मिलीमीटर बड़ा, 2 कर दो 3 कर दो जितना आप करना चाहो, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना कर देना।
वो शेप आपकी वैसी तो नहीं दिखेगी ना। तो जब आप उसको एक्सपैंड करोगे यानी कि उसको मजीद डिस्टेंस पे करोगे ऑफसेट को, तो वेरी वेरी क्लोज टू ओरिजिनल वन मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ओके करता हूँ। अब आप इसको मीटर के साथ जाना चाह रहे हो, राउंड के साथ जाना चाह रहे हो, राउंड में ये देखो एजेस जो हैं वो शार्प की बजाय राउंड हो गए। अब बेवल में बेवल हो जाएंगे। ये चेक करो, थोड़ा दूर करके दिखाऊं, ये लो, ये बेवल, ये मीटर, और ये राउंड। अब आपको हो सकता है ये आपको रिक्वायर्ड हो, ओके कर दो। ओके करने के बाद अब आपके ये दो अलग अलग शेप्स बनी हुई हैं, ये देख रहे हो। ये एक्चुअली अब शेप्स हैं ये। इसको आप ये ना समझना है कि ये टेक्स्ट है। अगर आप हुआ होगा इसका सर फॉन्ट चेंज कर दें, नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट है ही नहीं। फॉन्ट चेंज होता है टेक्स्ट का। आपने जब आउटलाइन पे क्रिएट पे क्लिक करते हो ना, ये टेक्स्ट नहीं रहता। टेक्स्ट नहीं रहता तो फिर आप शेप बन गई, शेप के ऊपर एक ही तरह से इसको चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जब आप करोगे एंकर्स ही आ जाएंगे। एंकर्स के साथ आप काम कर सकते हो लाइक दिस, ये देखो, शार्प करना, राउंड करना, या इसको यहां से रीशेप करना। मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा यहां से शेप को, नीचे वाले एंकर्स को एक्टिव कर देता हूं। करने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ मैं पुश करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये आप सारे काम इस तरह के जो करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। एंकर्स के ऊपर काम कर सकते हो, ये देखो, एंकर को सिलेक्ट करके आप इस तरह की वर्किंग कर सकते हो। अगर आपको को कि इसका फॉन्ट चेंज कर दो, वो नहीं होगा, फॉन्ट चेंज नहीं होगा इसका। ठीक है, आप एंकर्स के ऊपर आप इस तरह की एक्शंस, वी आर हिट ए रोड ब्लॉक, देयर इज नॉट एनफ अवेलेबल। अच्छा, रैम की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देख रहे हो, आप अपने ऑफसेट पाथ से इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में आपको आसानी देता है। तो कभी भी आपके पास कुछ इस तरह की शेप्स हों और अगर आप उसके ऊपर ऑफसेट पाथ को यूज करना चाहो तो कर सकते हो। लाइक ये एक मैं एग बनाता हूँ, ये एक एग कंटेंट है, ठीक है। ये मैंने बनाया, बनाने के बाद शेप टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी नीचे वाली सेंटर वाले एंकर्स को थोड़ा सा पुश डाउन कर देता हूँ। वेट थोड़ा सा बढ़ा दो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, वेट पॉइंट पूरा 1 पॉइंट कर दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। इसका ऑफसेट पाथ आप बना के इसके ऊपर और इसके नीचे आप इसके इनसाइड और आउटसाइड ऑफसेट पाथ आप इस्तेमाल करके कुछ भी इस तरह की शेप बनाना चाहो बना सकते। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिलेक्ट करो, कॉपी करो, ये लंबा प्रोसेस है। कॉपी करो, फिर उसको पेस्ट करो, पेस्ट इन फ्रंट, मतलब ऊपर, बैक नहीं करते ना, नीचे चला जाएगा, फ्रंट पेस्ट इन फ्रंट, ये कर दिया। अब इसका साइज आप यहां से पकड़ के शिफ्ट के साथ बड़ा, शिफ्ट ऑल्ट के साथ बड़ा या छोटा कर सकते हो। एक तरीका ये है, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसके आसान तरीका क्या हो सकता है कि आप अपनी शेप को सिलेक्ट करो, करने के बाद ये काम ऐसे कर दो, ऑफसेट पाथ बड़ा और छोटा, ये बड़ा हो रहा है। और ये क्यों शेप को खराब कर रहा है? कॉर्नर्स के ऊपर वर्क कर रहा है, कॉर्नर्स को राउंड कर रहा है, ठीक है। कॉर्नर्स अगर आप राउंड नहीं करवाना चाह रहे, बाकी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं कि इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर लो। मीटर के साथ जाओगे थोड़ा शार्प करेगा, इनसाइड लेके आओगे तो ये आपको इनसाइड ये इस तरह शार्प कर रहा है, ये देख रहे हो, ये शार्प कर दिया। एजेस, खासतौर पे कॉर्नर्स की बात कर रहा है, उसको शार्प कर दिया। ठीक है, इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेम उस तरह का ऑफसेट पाथ से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। करने के बाद अब आपकी मर्जी है इसको कैसे ट्रीट करना है, अलग रखना है या इसके साथ रखना है। तो इसका मतलब है ऑफसेट पाथ से आपको मैंने सारी प्रैक्टिस बता दी कि ऑफसेट पाथ का रोल क्या होता है। पाथ मेन्यू के अंदर ऑफसेट पाथ ये करता है। अच्छा जी, अगली बात, इसमें एक ऑप्शन होती है आउटलाइन स्ट्रोक, जो इस सेगमेंट में ये नजर आ रही है। आउटलाइन स्ट्रोक क्या करता है कि कभी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, लाइक ये ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, इसका वेट बढ़ा देता हूं। ऑलमोस्ट मैंने 40 पॉइंट्स के करीब इसका स्ट्रोक का वेट बढ़ा दिया। फिल अगर करना चाहो फिल कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका स्ट्रोक जो है वो सेपरेट हो जाए और सर्कल के अंदर जो फिलिंग है ये सेपरेट हो जाए, अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या कहा है कि ये सिलेक्ट किया, स्ट्रोक को अलग करना चाह रहा हूं, फिल को अलग करना चाह रहा हूं। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ में
आप कहोगे मुझे आउटलाइन स्ट्रोक चाहिए, आउटलाइन चाहिए, स्ट्रोक चाहिए, क्लिक कर दो। बस इतनी सी बात है। उसके बाद आपने साइड पे क्लिक करके इसको अनग्रुप कर लेना। बाद अगर आपको करना पड़ता है ये काम। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका वो जो सिंगल ऑब्जेक्ट था उसको स्ट्रोक को अलहदा कर दिया और फिल को अलहदा कर दिया। ये सब के लिए है। कुछ भी बनाओ आप, कुछ भी बनाओ आप, अगर आप इस तरह का कोई एक्शन करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। कुछ का मतलब पॉलीगॉन बना लेते हैं, ये लो, पॉलीगॉन के अंदर फिलिंग कर देता हूं, ये लो। स्ट्रोक है ही नहीं इसका, स्ट्रोक नहीं है स्टूडेंट्स। स्ट्रोक जरूर कर लेना इसका अगर आपने आउटलाइन बनानी है। ये लो, इतनी चाहिए, 5 पॉइंट का स्ट्रोक चाहिए आपको। ठीक है, आपका आर्ट बोर्ड में आपको ये रिक्वायर्ड है कि स्ट्रोक को आपने सेपरेट दिखाना है, फिल को आपने सेपरेट करना है। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक वो जो अभी बता दिया आपको मैंने, क्या, आउटलाइन स्ट्रोक ऑब्जेक्ट मेन्यू में। दूसरा तरीका आपका ऑब्जेक्ट मेन्यू में बहुत फेमस ऑप्शन है एक्सपैंड। ये वही काम करेगा जो क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करने से हुआ। एक्सपैंड कर लो या पाथ में जाके इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, दोनों ने एक जैसा बिहेव करना है। अब आपकी मर्जी है, आउटलाइन स्ट्रोक के साथ जाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। एक्सपैंड, एक्सपैंड में आगे फिर 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब वो कुछ पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा ये देखो, एक तो इसकी फिल है येलो कलर की, एक स्ट्रोक ब्लैक कलर का। क्या फिल एंड स्ट्रोक अलग अलग करना चाह रहे हो आप? यस, आई वॉन्ट टू डू इट, ओके ये लो। अब यहां पे आपने रखना सिलेक्शन टूल ही है। सिलेक्शन टूल से अभी अगर मैं मूव करता हूं कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये अभी स्टिल एक ग्रुप में है। इसको आपको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो, चाहे ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां से अनग्रुप कर दो, चाहे शिफ्ट कंट्रोल जी कर दो। तीनों सूरतों में आपको साइड साइड पे क्लिक करके इसको अलग, इसको अलग कर दो। कभी आपको डिजाइन इस तरह के रिक्वायर्ड हो कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं और उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपको फिलिंग को सेपरेट करना है, स्ट्रोक को सेपरेट करना है, तो ये वो ट्रिक है जिससे आप ये काम कर सकते हो। आपके सिंगल ऑब्जेक्ट को 2 ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देगा और उसको फिर अनग्रुप जरूर कर लेना। ठीक है, अब ये चाहे एक्सपैंड से कर लो, चाहे आप ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर पाथ में जाके क्रिएट आउटलाइन कर दो, तो ये दोनों तरह से पॉसिबल है। और मजे की बात ये है कि ये जो आपका करंटली जो बनी हुई है पॉलीगॉन जिसकी स्ट्रोक ब्लैक नजर आ रहा है, या ये सर्कल जिसका स्ट्रोक आपको ब्लैक नजर आ रहा है, दोनों में आप अगर गौर करो इसका फिल है ब्लैक, इसका फिल है। पहले क्या था, ये स्ट्रोक था, अब इसको कन्वर्ट कर दिया एक ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की अपनी अब फिलिंग है। और मजे की बात है इसका स्ट्रोक भी है, इसका अब मजीद स्ट्रोक और फिल भी लगा सकते हो यहां से। स्ट्रोक ऐड कर दो इसका, चेक करो, और ये फिल है इसका। जो भी कलर करना चाहो आप कर सकते हो। कभी हो सकता है आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, या ये है, ये देखो, इसका भी अगर आप स्टूडेंट देखो फिल है ये, और ये स्ट्रोक है जो कि इस वक्त कुछ भी नहीं है। ये लो लगा दिया मैंने। स्ट्रोक को वेट दे सकते हो, स्ट्रोक के ऊपर प्रोफाइल वेट दे सकते हो, याद होगा आपको। ये देखो, ये खूबसूरत सा एक शेप में कन्वर्ट होते हुए स्ट्रोक के साथ प्रोफाइल। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको याद होगा ब्रशेस भी दिखाए थे मैंने आपको। ये लगा दो, चेक करो। और मजे की बात है अगर आप इसमें क्लिप करोगे ना, क्वेश्चन है क्लिप किस में होगा? क्या ये दरमियान वाला एरिया इसमें क्लिप होगा या वो जो राउंड शेप है जिसमें ब्लू है कलर उसमें होगा? अगर आप क्लिप करो, क्वेश्चन है, क्लिप करो तो स्टॉक में नहीं हम्म, बारिश से। नहीं नहीं, एक्चुअली करता क्या था, जब मैंने आपको क्लिप करना सिखाया था वो क्या करता था, उस शेप के अंदर आ जाता था फिल की जगह पे। ठीक है, तो फिल इसमें अब क्या है, फिल आपका ब्लू है, फिर उसमें आएगा।
ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप क्लिप करोगे उसमें आएगा। ठीक है, और अगर आप इसकी बात कर रहे हो पॉलीगॉन की, इस जगह पे आपका क्लिप होगा इस एरिया के अंदर। ठीक है, हो सकता है आपने छोटे 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 इस तरह के पॉलीगॉन की नंबर ऑफ कॉपीज बना के कंपाउंड करके फिर क्लिप करके देखो क्या होगा। याद है कंपाउंड मैंने करवाया था, जिसमें मल्टीपल शेप्स को सिंगल के अंदर वो कन्वर्ट करता है, फिर उसमें क्लिप भी कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग शेप्स चीजें बन सकती हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, इसको अंडरस्टैंड करो तो ये आज आपने ये काम देखा कि किस तरह आप आउटलाइन में इसको कन्वर्ट करोगे किसी भी शेप को, जिससे आपकी आउटलाइन एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, आपको रिस्पॉन्ड उसमें मिलेगा। और ये आगे आपके पास ये सारी चीजें हैं, आप इनमें से कोई भी इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और लगेगा क्या, इसके आपको स्ट्रोक के ऊपर ये आपको दिखाई देगा। कोई भी लगा लो, देख रहे हो। अब ये स्ट्रोक के अराउंड लग रहा है, जिसको वेट के थ्रू आप कम भी कर सकते हो, मतलब हैवी पॉपुलेट भी कर सकते हो, और बड़ा साइज भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये स्ट्रोक के ऊपर अटेम्प्ट हो रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ आपकी चीजें बनती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। तो इसका मतलब है आज की डेट में एक ऑप्शन और आपको क्लियर हो गई, और ऑप्शन का नाम क्या है, आउटलाइन स्ट्रोक, और इसका ऑल्टरनेट क्या है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक्सपैंड। ठीक है, तो बाल का आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं, तो आपको इलिस्ट्रेटर आपको इस तरह ये सपोर्ट देता है इन टूल्स की। अब नेक्स्ट ऑप्शंस पे आ जाते हैं। आसान आसान से ऑप्शंस हैं, इनको मैं अभी कवर करके फिर नेक्स्ट टूल की तरफ चलता हूँ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने आज आपको अरेजर और सीजर और नाइफ बताना है। लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट करवा दूं, चूंकि मैंने वीकेंड पे कहा था इसको सबसे पहले आके इसी को करेंगे। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस जो यहाँ पे हैं जनाब, वो है सिंपलीफाई, स्मूथ, ऐड और रिमूव तो हो गया, और इसके अलावा ये आपका डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, ये ऑप्शन पहले मैं आपको बता देता हूं। डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो क्या मतलब है इसका, नाम से जाहिर है डिवाइड करेगा तमाम ऑब्जेक्ट जो उस शेप के नीचे आएंगे, जो आपकी अपर अबव सबसे अबव लेयर पे जो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होगा ना, इसने डिवाइड कर देना है। अब वो क्या कैसे डिवाइड करेगा, उसका मेथड क्या है डिवीजन का। मैं एक काम करता हूँ, इसकी फिलिंग को मैं जानबूझ के ऑफ करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैं फिलिंग को ऑफ कर देता हूँ, और ये आपके पास एक शेप बनी हुई है। ठीक है, और एक शेप और बना देते हैं लाइक दिस, एक शेप और बना देते हैं लाइक दिस। काफी सारी मैंने शेप्स बना दी। ठीक है, अब एक जो लाइन ऑफ डिवीजन मैं क्रिएट कर देता हूँ, चाहे डायगोनल ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको पाथ फाइंडर में डिवाइड करवाया था, उस डिवाइड में और इस डिवाइड में फर्क है। फर्क मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या है, आपने मुझे खुद बताना है कि क्या फर्क है। ले जी, ये एक लाइन है, तो थोड़ी सी मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। अब इसने क्या करना है, इस लाइन को जो सबसे टॉप पे पड़ी हुई है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना ऐसे। आप कहोगे सर बाकियों को सिलेक्ट करने की जरूरत है, नो, नहीं करते। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में ऑप्शन का नाम ही जाहिर कर रहा है कि क्या करने वाला है, डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, क्लिक कर दो। अच्छा, जैसे क्लिक किया, आप देख रहे हो दरमियान में एक लाइन ऑफ डिवीजन यहां पे नजर आ रही है। अब हुआ क्या कि आपके ये सारे ऑब्जेक्ट डिवाइड हो गए दो हिस्सों में। इनको आप मूव करके देखो, ये लो। तीन चीजें थी ना, तीन ऑब्जेक्ट थे, तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए। किस जगह से अलग अलग हो गए, जहां पे आपका लाइन क्रॉस कर रही थी। इसने तमाम ऑब्जेक्ट जो उसके नीचे थे उनको डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। अब इसको आप जो है एज ए डिजाइन के तौर पे भी इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। कलर वलर इसके दे के क्या ख्याल है, इसका फिलिंग शिलिंग में ये दे दी। ये अब अलग अलग ऑब्जेक्ट है, सेपरेट हो गए। उस पॉइंट लाइन ऑफ डिवीजन पे जो आपने क्लिक किया, उस पे उसने उसके नीचे आने वाले ऑब्जेक्ट सारे अलग अलग हो गए। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब है
अब मैं आपको कह रहा हूं कि वो दूसरी ऑप्शन क्या करती है। अगर इसने डिवाइड किया तो वो डिवाइड क्या कर रहा था जो पहले हमने सीखा था। ये रहो, इस तरह ये ऑब्जेक्ट आपके बन गए जहां पे आपने उसको लाइन लगाई, उसने उसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, क्या ये अब बात फिर वही आ रही है कि टेक्स्ट को भी डिवाइड करेगा? करना चाहिए, है ना। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट भी है और इसको आप डिवाइड करना चाह रहे हो, बस एक आपने करना है कि फॉन्ट जो भी लगाना है, साइज जो भी करना है कर लेना, और उसके बाद इसको आउटलाइन या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना, और उसके बाद आप अपनी लाइन, अब इसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उसने डिवाइड कर देना है। इसका मतलब है आपकी लाइन लगानी है और उसके बाद आपने पाथ में जाके डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो कर देना है, बस। अब उसके बाद आप ऊपर वाले पार्ट को अलहदा कर लो, सिलेक्ट, और नीचे वाले पार्ट को अलहदा कर लो, सिलेक्ट। डायरेक्ट सिलेक्शन से, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन से। ऊपर वालों को अलग, नीचे वालों को अलग। अनग्रुप, एक सेकेंड, इसको ना इनका कलर कलर मेजर सेट करता हूँ। कलर देखते हैं, अगर तो डिवाइड हो गए होंगे तो कलर इनका अलग अलग होगा। ठीक है, ये देख रहे हो, नीचे वाले सेगमेंट को अलहदा सेलेक्ट करके इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ। इसका मतलब है ये दो हिस्सों में बट गया है टेक्स्ट, दो हिस्से इसके हो चुके हैं, ठीक है, डिवीजन हो गई है इसकी, डिवाइड उसने कर दिया। अच्छा, अगर ये डिवाइड ये करता है तो वो जो पाथ में डिवाइड है वो क्या करता है? थोड़ा सा डिफरेंट उसका बिहेवियर है, चेक करना जरा। फिलिंग इसकी ऑफ कर देता हूँ अगेन, ताकि आपको वादे तौर पे नजर आए कि वो क्या रहा है। इस डिवाइड में और पाथ फाइंडर के डिवाइड में क्या फर्क था? चलो, चलो अगेन, चलो क्रॉस लाइन लगाते हैं। इसमें पाथ फाइंडर में याद रखना सारों को सिलेक्ट करना पड़ता है, एक तो ये डिफरेंस है। और पाथ फाइंडर में जाके ये डिवाइड, ये ऑप्शन है डिवाइड, क्लिक कर दो। अब इससे हुआ क्या, ये देखो, अनग्रुप कर लेना। डिवाइड में आपको अनग्रुप करना पड़ता है, ठीक है। ये चेक करो, उस लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ वाले हिस्से जितने भी हैं वो अलग अलग हो गए टुकड़े। जितनी भी आउटलाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं सब अलग अलग हो गए, ये फर्क है उसमें। उस डिवाइड में पूरी शेप को करता था दो हिस्से, अब ये पूरी शेप को नहीं कर रहा, हर सेगमेंट को अलग कर दिया, ये देखो। ये फर्क है डिवाइड में, इस डिवाइड में पाथ फाइंडर में, और जो आपका ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर डिवाइड है, ये देख रहे हो, हर पार्ट के टुकड़े कर दिए उसने। उस सेगमेंट के दोनों तरफ जितनी भी आपकी डिविजन्स हैं उनको अलग अलग हिस्से बना दिए, ये देखो ये अलग हो गया। अब इसको आप एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे आप देख पा रहे हो, ये देखो, इसको आप सेपरेट कर रही है, और इसको अगर मैं कहूँ ये सेपरेट हो गया, मतलब उस लाइन के दोनों तरफ वाले हिस्से अलग अलग हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, वो ये देखो सर्कल का ये पार्ट भी लेता हो गया, और ये भी पार्ट लेता हो गया। ये फर्क है जी पाथ फाइंडर की डिवाइड में, और जो आपको डिवाइड बिलो ऑब्जेक्ट्स वाले में, ठीक है। बिलो ऑब्जेक्ट में क्या करता था, जो डिवीजन के इस साइड वाले सारे आपका एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे उसके दो टुकड़े कर देता था, रेक्टेंगल था इलिप्स से दो बना देता, लेकिन इसने क्या किया है, इसने हर ऑब्जेक्ट को जो है जहां जहां उसकी एक बाउंड्री बन रही है उसको अलग कर दिया। ये है पाथ फाइंडर में डिवाइड, और इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑप्शन में जो कि मैंने अभी आपको बताई डिवाइड, ठीक है। दोनों में
काफ़ी वाज़ेह डिफरेंस है। तो ये आप इसको अगर इस्तेमाल करना, ये डिपेंड करता है अब आपकी प्रोजेक्ट के ऊपर के क्या बना रहे हो आप, उसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो वाला ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट थी आपके पास ये दो ऑप्शंस, एक सिंपलीफाई की है, स्मूथ की है। अब स्मूथ और सिंपलीफाई में फ़र्क क्या होता है? स्मूथ क्या करता है और सिंपलीफाई क्या करता है? अगर आप कभी कोई ऐसी शेप बनाते हो जिसमें एंकर्स मौजूद होते हैं, और ख़ास तौर पे एंकर्स भी मौजूद होते हैं, प्लस वो एंकर्स जो हैं वो शार्प एजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको स्मूथ करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। शार्प एजेस को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे ये अब आपकी मर्जी है, क्लोज करना है क्लोज कर दो, ऐसे ही रखना है ऐसे ही रख दो। ये लो, इसमें आप एंकर्स बड़े वाजे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 एंकर्स हैं, ठीक है। इस शेप में टोटल आपके 9 एंकर्स हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ मजीद एंकर ऐड कर देता हूँ। ऐड करने की एक आसान सी ट्रिक आपको पता ही है, वो हम आज वही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो टाइम शॉर्ट है। मैं इसको इसी तरह ऐड एंकर कर देता हूँ, एक दफ़ा फिर ऐड एंकर कर देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या फ़र्क है सिंप्लीफाई में और स्मूथ में, ठीक है। और इसका वेट थोड़ा मैं कम कर देता हूं ताकि आपको एंकर वाजे नजर आए। ये देखो, काफी सारे एंकर आपको नजर आ रहे होंगे। और एंकर देखने का एक ही तरीका होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जब आप क्लिक करते हो तो एंकर जरूर नजर आते हैं आपको, ठीक है। अब ये एंकर्स आपको काफी सारे नजर आ रहे होंगे। आपने इस शेप को सिलेक्ट करके, अगर आपने जानना हो एग्जैक्टली exactly, आपको अगर मैं पूछूं कितने एंकर्स हैं, आप थोड़ी देर के लिए उसको पूरे को फोकस करोगे, एंकर्स की काउंटिंग शुरू कर दोगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इस तरह करके। ये काफ़ी आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। अभी तो ये एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड शेप नहीं है, चंद लाइनें लगी हुई हैं, इनके एंकर्स की काउंटिंग। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना हो, सिंप्लीफाई का मतलब सादा करना हो, या इसको स्मूथ करना हो, अब ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल बराबर में पड़ी हुई हैं। पहले ज़रा स्मूथ करते हैं। अच्छा, स्मूथ पे जब क्लिक करते हो ना, तो ये आपको यहाँ पे मिनिमम स्मूथिंग इस वक्त ये है, और जैसे आप बढ़ाते हो इस तरफ राइट साइड पे, आप गौर कर रहे हो आपके एजेस जो हैं, कॉर्नर जो हैं, वो स्मूथ हो रहे हैं। ये देखो, ये शार्प हो गए, ये स्मूथ हो गए। कितना रखना है उसको स्मूथ, कितना स्मूथ का मतलब जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड करना है, स्मूथ करना है, ठीक है। सॉफ्ट करना है जिसे बोलते हैं। शार्प चाहिए तो शार्प भी ले सकते हो, अगर आपको स्मूथ करना हो तो इस ऑप्शन से आप इजीली कर सकते हो। बाद वक्त आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाती है जिसमें आपको स्मूथनेस चाहिए होती है। आपने मिसाल के तौर पे वेव्स बनानी थी, आपने पेन टूल से ये बना दी। बना तो दी, अब आपको जैसे स्मूथ करना है, ठीक है। स्मूथ करने के फिर राइट ऑप्शन इज दिस वन। आप इसको सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, और यहाँ पे पाथ में जाके आप इसको स्मूथ पे क्लिक कर दो। स्मूथ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको नीचे एक स्लाइडर नजर आएगा, इस स्लाइडर को पकड़ के आप मूव करना शुरू करो। बात ये कितना करना है आपकी मर्जी है। आपने माउंटेन काइंड ऑफ मटेरियल दिखाना है, कंटेंट शार्प था, स्मूथ कर दिया, लेकिन टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या हम ऊपर वाले सिर्फ करते हैं, वो भी कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, अंडू कर देते हैं। वैसे तो इसकी एक ट्रिक तो ये भी है ना, जो मैंने आपको कुछ रोज पहले करवाई थी, कि आप इन एंकर्स को एक्टिव करके यहां से भी कर सकते हो स्मूथ, ऐसे। नीचे को करना है तो नीचे वाला को सिलेक्ट कर लो, और उसकी अगर आपने इस ऑप्शन के साथ नहीं जाना तो फिर ये वाली ऑप्शन यूज कर लो, और ये स्लाइडर को इस्तेमाल कर लो, ये वाला, यहां से।
सारे को एक्टिव करना पड़ेगा, ये सिर्फ एक पार्ट को नहीं करता, सारे को क्लिक करना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन से। ठीक है, ये एक पार्ट को नहीं, एक पार्ट को करने का ट्रिक तो यही है कि आप इसको एंकर को एक्टिव करेगा, एक्टिव करके के बाद यहाँ से राउट कर लो। एक को करना हो या दो को करना हो ऐसे कर लेना, अदरवाइज आपको सारे को एक्टिव करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन से करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ में स्मूथ आप कर लोगे ऐसे। एंकर को एक्टिव करना पड़ेगा, एंकर को एक्टिव कर लेना है, तो छोटी छोटी ऑप्शंस तो माइंड से स्लिप हो जाती हैं, तो इसको इस तरह आपने स्मूथ के साथ अटेम्प्ट करना है। कितना करना है वो यहाँ से आपने डिसाइड कर लेना, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर लो, कम करना है कम कर लो, इस तरह ये आप स्मूथनेस बढ़ाओगे या कम करोगे। ये देख रहे हो कितना स्मूथ हो गया, सारे एंकर को उसने बिल्कुल ही स्मूथ करके डाल रख दिया। अच्छा, अब आपको इसमें इस जो आपकी डिवीजन है उसमें एक आखिरी ऑप्शन भी बता दूं, ऑप्शन का नाम है सिंप्लीफाई करना। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें कितने एंकर्स हैं, आपको के सब नजर आ रहे हैं कितने हैं, गिनती करके आप वहां पे कर सकते हो, लेकिन आप चाह रहे हो इनको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि बाज़ औक़ात आपके पास कुछ एडिशनल एंकर्स भी होते हैं जिससे शेप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हो ना हो, ये मैं निकाल लगा लेता हूँ, ऐसे मैंने लगा दी जगह जगह पे। बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते 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 कुछ इस तरह का आपके पास एक कंटेंट बन जाता है, एक शेप बन जाती है, आपको कहा जाता है इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई का मतलब एंकर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, काफी एंकर्स नजर आ रहे हैं। इसको आपने जब सेलेक्ट करके इस ऑप्शन में जाते हो, ऑप्शन का नाम है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जैसा मैथ में होता है जी, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, रिड्यूस कर दो, छोटी कर दो, तो ये एंकर्स को कम या ज्यादा करता है। सिंप्लीफाई पे क्लिक करो। सिंप्लीफाई पे क्लिक करने के बाद अब यहां पे अगर आप गौर करो, ये है मैक्सिमम एंकर पॉइंट्स और ये है इधर मिनिमम एंकर पॉइंट। लेकिन अगर इसकी सेटिंग में जाना चाहो स्टूडेंट्स, यहां से चले जाना, ये सेटिंग ये है, एडवांस पैनल, इसको ऑन कर देना। अब आपको ज्यादा समझ आएगी। क्या समझ आई? समझ ये आई कि हमारे पास इस वक्त एंकर्स कितने हैं। ये देखो, इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहो, आप एंकर्स को रिड्यूस कर सकते हो। अब एंकर्स सबसे पहले तो आपने एक्टिव कर लेना, ये एक्टिव हो गए, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना स्मूथ में, और इसमें सिंपलीफाई में ये जरूरी होता है, वरना आपको उसका सही जो कमांड का जो एक्शन नजर नहीं आएगा। सिंपलीफाई, सेटिंग में चले जाओ, यहां पे अगर आप गौर करो, आपको दो डिफरेंट वैल्यूज दिख रही हैं। ओरिजिनल कितने एंकर्स? 19। यहां से आपको पता चल जाता है। बाद का देखा आपने कोई लोगो बनाया होता है, कोई कंटेंट अपना बनाया होता है, शेप्स वगैरह बना के, उसमें एंकर्स बहुत सारे होते हैं। अब एंकर्स तो बहुत सारे हैं, अब आपको अगर कहा जाए कि यार जितने एंकर रिड्यूस कर सकते हो वो कर दो, आपको सर वो कैसे करें? क्या हम टूल यूज करें माइनस एंकर वाला, रिमूव एंकर वाला, उससे करें क्या? और मैं ये भी आपको कह रहा हूँ शेप भी खराब ना हो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप गौर करो, वो कह रहा है कि मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं इसको। ओरिजिनल कितने हैं? 19। कितने पे ले आऊंगा उसको? 11 पे। अगर आपने इससे करवाना है तो ये ओके करते, ये पता क्या करेगा, वो एंकर्स जो दरमियान में यहां करके नहीं थे, जो मैंने बाद में कुछ ऐड किए थे, उनको निकाल देगा, क्योंकि उससे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शेप पे, ठीक है। सिंप्लीफाई ये खुद ही अटेम्प्ट करेगा और उसको माइनस कर देगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे काफी सारे एंकर्स थे, कैंसिल करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एंकर पड़ा हुआ है, ये एंकर पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, दो दरमियान में ये पड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी एक एंकर पड़ा हुआ है। इनको या तो आप खुद माइनस करो, लेकिन उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो ये सिंपल सी एक लाइन लगी हुई है, तो इसमें इतने एंकर्स को, तो इसमें इसकी बजाय आप ये यूज करिए और इसकी सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाके पहले तसल्ली कर लो। ओके करूं? चेक करो।
ये डायरेक्ट सिलेक्शन से वो देख रहे हो, जो एंकर थे दरमियान में, जिस शेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, निकाल नहीं दिए उसने, मैंने तो नहीं निकाले। ठीक है, तो सिंप्लीफाई क्या करता है, एंकर्स को स्टडी करता है, ऐसे एंगल्स को वो निकाल देता है, रिड्यूस कर देता है, माइनस कर देता है, जिससे कोई शेप में फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो कर दिया उसने। ठीक है, तो ये बाल का तो आप इसको यूज कर सकते हो आप इस काम के लिए कि एंकर्स जो कि आपके पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, और उनको जो एडिशनल एंकर्स होते हैं जिनको रिमूव करने से शेप में कोई बिगाड़ पैदा ना हो, उसको सिंप्लीफाई करने की ऑप्शन होती है, ये आप यहाँ से इस्तेमाल कर लें। अब आ जाओ लास्ट 2 ऑप्शंस पे। एक है स्प्लिट इनटू ग्रिड। क्या करता है, स्प्लिट इनटू ग्रिड, ग्रिड्स बनाता है। अब आपको ग्रिड्स कैसे बनाता है, ये देखो जी जनाब, मैं ना आपको एक काम करके दिखाता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसको ग्रिड्स में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो, एक तो स्टूडेंट ग्रिड ये होती है, आपको याद होगा बहुत दिन पहले मैंने प्रॉपर्टीज करवाई थी, स्टार्ट में मैंने बोला था ये ग्रिड्स होती है, ये ग्रिड्स है जो कि आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहां से कर लो, ये ग्रिड्स है, ये छोटी छोटी आपको लाइनें, ये ग्रिड्स नजर आ रही है। ठीक है, इन ग्रिड्स को आप चाहे यहां से ऑन ऑफ कर लो, चाहे व्यू में जाके यहां से ऑन ऑफ कर लो, एक ही बात है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं ग्रिड खुद लगानी है, लगा लेते हैं, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, मुझे इतने एरिया में ग्रिड चाहिए, इतने एरिया में। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकती है, कोई आपने शेप्स वगैरह बनानी हो, सिमेट्री बनानी हो, एक अच्छी सी डिटेल में आपने उन छोटे छोटे बॉक्सेस के हिसाब से अलाइनमेंट करनी हो, सेटिंग करनी हो, तो सबसे पहले एक मैंने शेप बनाई और इसको मैंने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ में स्प्लिट इनटू ग्रिड पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया वो आपको पूछने बैठ गया कितनी रोज और कितने कॉलम में डिवाइड कर दे इसको, यहां से बता दो, ये देखो लिखा हुआ है ग्रिड, ये लो, 2 3 4 5, 5 रोज बना दे और 10 कॉलम लगा दे। ठीक है, अब ये ग्रिड बनने लगी और टोटल विड्थ और हाइट इसके अंदर ये बनती है। और अगर आपको कहा जाए कि ये जो आपके ग्रिड्स बनेगी ना, उनके दरमियान में भी स्पेस चाहिए, वैसे होती नहीं है, ग्रिड्स आपने देखा जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ बॉक्स लगे होते हैं। अभी मैं इस वैल्यू को ऑफ कर देता हूं, अभी ये 0 ही रहने देता हूं, दोनों तरह दिखा देता हूं करके, 0 पे क्या होगा वो भी दिखा देता हूं। और अगर आप उन ग्रिड्स को सिर्फ देखना चाह रहे हो, गाइड्स नहीं लगानी, ग्रिड्स को देखना चाह रहे हो, ये लो, प्रीव्यू मैंने ऑफ किया हुआ था इसलिए दिख नहीं रही थी, ये ऑन कर लिया करो ताकि तसल्ली कर लो कि आपको ग्रिड्स कितनी चाहिए, कॉलम ऐसे आपको ग्रिड्स चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। 5 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, दरमियान में स्पेस देनी है, कॉलम के दरमियान में देनी है, यहां से दे दो, ये देखो, रो के दरमियान में देनी है, यहां से दे दो, और ये करने के बाद ओके कर दो, ये लो, ये ग्रिड्स लग गई। और ये अब आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब आप इसको इस्तेमाल क्या करोगे, ये लो, वही इस्तेमाल जो मैंने आपको कुछ रोज पहले बताया था। ठीक है, ये काम आप इसको करने के बाद ये काम कर सकते हो, ये लो, डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हो ग्रिड्स लगाने के बाद। अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर इमेज लगाना हो, लग जाएगा, इसके अंदर फिलिंग करनी हो जाएगी, ग्रिड से आप ये क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब पाथ, ऑब्जेक्ट में पाथ में एक ऑप्शन होती है स्प्लिट टू ग्रिड, उससे होता है क्या, जितनी रोज जितने कॉलम्स आपने बनाने हो, बजाय ये कि आप खुद से बॉक्स बनाओ, उसकी डुप्लीकेट बनाओ, कंट्रोल D करो, फिर नीचे की तरफ लेके आओ, कितना टाइम लगता है, कितने सारे स्टेप करने पड़ते हैं। ये काम आसान नहीं हो गया आपका कि आप एक रेक्टेंगल बनाओ, उसको बता दो कि इसके इतने कॉलम्स और इतनी रोज बना दो, प्लस उसकी विड्थ और हाइट, प्लस उसका जो है स्प्लिटिंग पॉइंट जो है, या गटर मार्जिन कॉलम के दरमियान में, रो के दरमियान में, वो भी दे सकते हो। और ये देने के बाद अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट, या इसके ऊपर ये आप प्रॉपर्टीज को आपने अटेम्प्ट करना हो, इसके अंदर फिलिंग करनी हो, फिलिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रोक हाई करना, स्ट्रोक हाई भी कर सकते हैं, स्ट्रोक का कलर सेट करना वो भी कर सकते हो, यहां तक कि ये वैल्यूज भी ऑन कर सकते हो।
देख रहे हो ये। और अगर आप इसको इंडिविजुअली इसके अंदर फिलिंग करना चाहो भी कर सकते हो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर लो या लेयर पैनल में चले जाओ, ये आपके इतने ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ये लो, ग्रिड बनाओ, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाओ, ग्रिड बनाओ, उसके अंदर आप इसके डिविजन बता दो कितनी करनी है। अब इसके अंदर अगर आपको मैं कहूँ कि इमेज भी लग जाएगा, इंडिविजुअल के अंदर भी लग जाएगा, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर कंपाउंड करने के बाद भी आप लगा सकते हो। वो तो मैंने बहुत दिन पहले आपको बता दिया था, ठीक है। आज आपने एक नई चीज़ ये सीखी है कि अगर आपको ग्रिड्स चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आप बॉक्सेस के साथ वो आप ऑन कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप बाल का तो आपको ये नहीं चाहिए होती, आपको गाइडलाइन चाहिए होती है। ये देखो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने गाइडलाइन लगानी है, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हैं, पाथ में ये सेकंड लास्ट ऑप्शन स्प्लिट इनटू ग्रिड, यहाँ पे रोज और कॉलम बता दो, ये लो, प्रीव्यू ऑन कर दो, ये लो। अगर आपने ये गाइडलाइन लगानी हो, यहाँ पे वर्टिकल लगानी है, वर्टिकल भी लगा देते हैं, ये लो, गाइडलाइन लगा दो, ऐड गाइड्स, देख रहे हो गाइड्स लग गई, ओके करो। अब ये शेप्स नहीं है, ये गाइड्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये गाइड्स भी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये गाइड्स हैं, ये गाइड्स हैं, ये देखो आपको कलर्स यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर। हाँ, इसको ऑफ कर देते हैं, स्ट्रोक लगा हुआ है ना, फिलिंग ऑफ है, ऑन है। ये गाइड्स हैं, ये आपको लाइन नजर आ रही होंगी, ये लाइंस, ये सारी गाइड्स हैं, ठीक है। अब गाइड्स देखनी है, गाइड्स भी देख सकते हो, ऐड गाइड्स से आप गाइड्स लग जाती हैं उस पॉइंट पे, ठीक है। आप गाइड्स को भी इस्तेमाल करके कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने हो, प्लेस करने हो इनसाइड दिस, आप ये सारे काम आप कर सकते हो। इन गाइड्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप कुछ भी बनाना चाहो, अपना कंटेंट ये बना लेना, ये एज ए गाइड्स के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हो। तो मेरे बात को आप इसको गाइड्स के तौर पे इस्तेमाल कर लो, बनाते जाओ। ये गाइड्स लगी हुई हैं, ये गाइड्स को आप इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाओ जी बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे, ये मैंने क्लीन अप का एक दफा बताया था आपको, क्या करता है ये, एंकर्स को एंकर्स को रिमूव कर देता है, क्लीन अप कर देता है, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स को भी क्लीन कर देता है। अच्छा, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो बता सकता है आप में से, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसके अंदर ना फिल हो ना उसका स्ट्रोक हो, वो अनपेंटेड होते हैं। जैसे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसकी फिल को भी नन कर देता हूं और इसके स्ट्रोक को भी नन कर देता हूं। गो के ये ऑब्जेक्ट है, पड़ा हुआ है, लेकिन दिख नहीं रहा। दिख क्यों नहीं रहा, अनपेंटेड है, यहां पड़ा हुआ है। वैसे ये आपको लेयर पैनल में जरूर दिखेगा, ठीक है, लेयर पैनल में ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। या कुछ और बना देते हैं, बाद अगर आप कोई शेप्स बना देते हो और वो अनपेंटेड रह जाती हैं, पड़ी होती हैं जगह जगह पे, ये देखो ये सारे अनपेंटेड है। अब ये ऑब्जेक्ट फिजिकली स्क्रीन के ऊपर विजुअली नजर नहीं आ रहे, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि इसकी फिल वैल्यू और स्ट्रोक वैल्यू दोनों नन। अब ये ऑब्जेक्ट जो आपको ये 4-5 दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनको अनपेंटेड बोलते हैं। और जहाँ तक बात है कि स्टॉप पॉइंट्स क्या होते हैं, स्टॉप पॉइंट्स ये होते हैं कि कभी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका बना हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, आप जब किसी
पॉइंट को सिलेक्ट करके ऐसे एंकर को सिलेक्ट करके डिलीट करते हो, ठीक है, ये पॉइंट को डिलीट करते हो तो एंकर डिलीट होता है, दूसरा एंकर पड़ा हुआ है, ये एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, एंकर पड़ा हुआ है, एक्चुअली वो है क्या, तो यहाँ पे पड़ा, ये जब आपने क्लिक किया ये देखो पॉइंट एक्टिव हो गया, ये वैसा, इसे स्ट्रॉ पॉइंट बोलते हैं। अनपेंटेड ऑब्जेक्ट हो या स्ट्रॉ पॉइंट्स हो, इनको अगर आप यहाँ से रिमूव करना चाहो, अभी गौर करना, ये सारे ऑब्जेक्ट खत्म होने वाले हैं। मैंने आपको इस दिख रहे हैं, ये क्लिक करने की वजह से दिख रहे हैं, अगर क्लिक ऑफ करोगे तो नहीं दिखेंगे क्योंकि अनपेंटेड है। तो इन अनपेंटेड ऑब्जेक्ट को अगर ख़त्म करना हो और ये पूरे आर्ट बोर्ड्स पे पड़े हो, डिफरेंट, आप कोई 100 आर्ट बोर्ड बना दिए, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट बेशुमार रह गए आपसे गलती से, अब उनको ढूंढना बड़ा मसला होता है, उनको क्लियर करना बड़ा मसला होता है, उनको क्लीन करना बड़ा मसला होता है, वहाँ पे ये ऑप्शन काम आती है। कभी आप अपना फाइनल ऑब्जेक्ट फाइनल आपने डिलीवर करना है, अपना प्रोजेक्ट बन गया है, आप इसको क्लीन अप कर लिया करो ताकि आपके लेयर्स में उन पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाए जिसकी स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी नहीं है या जिसकी प्रेजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उसको बजाय ढूंढ के ख़त्म करो, किल करो, आप यहाँ से कर दो क्लीन अप। जैसे ओके करूंगा, ये देखना ये वाले ऑब्जेक्ट जाने का, चलो ठीक है, यहाँ से वो सारे ऑब्जेक्ट निकल गए, खुद ही निकल गए, सिर्फ इधर ही नहीं जहाँ पे भी थे, ये तो कुछ नज़र आ रहे थे ना सामने, मैंने आपको दिखाए हैं, हो सकता है थोड़ी देर पहले भी कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास ऐसे पड़े हों जो अनपेंटेड हैं या जो आपके सिंगल एंकर्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये है जी आपका पूरा का पूरा पाथ मेन्यू।